हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का प्रोज जो है अपना अपना भाग्य विच इज रिटन बाय जयशंकर प्रसाद। सॉरी, इट विल बी जैनेंद्र कुमार। ठीक है, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि पोएट का नाम जानना आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन पोएट के बारे में जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आईसीएसई में आपको क्या करता है, आपको पोएट का नाम दे देता है, लेकिन आईएससी में आपको नहीं देता है। इसलिए आप फिर भी जान के जाए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं 100% श्योर नहीं हो सकती हूँ कि दे ही देगा, कभी भी पैटर्न कुछ भी चेंज कर सकता है, लेकिन बोल देता है। लेकिन फिर भी आप पोएट का नाम याद रखें, उसका स्पेलिंग याद रखें एंड यस उनके बारे में भी जानकर रखें, जिससे कि आपको आंसर लिखने में बहुत ईजी हो जाएगा, आपको बहुत हेल्प होगा, आपका आंसर का जो क्वालिटी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं। सो श्री जैनेंद्र कुमार का जन्म अलीगढ़ जिले में कुड़ियागंज नामक कस्बे में सन 1905 में हुआ। आपको अगर ईयर याद है तो बहुत अच्छा है, अगर आपको ईयर याद नहीं है तो आप अंदाज़ा ना लगाए, गलत ना लिखे, आपको गलत मिल जाएगा। हाँ, आप उनके बारे में लिख सकते हो, वो किस तरह की कविताएं लिखते थे या फिर स्टोरी लिखते थे, वो सब आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपको मोरलेस आपको स्टोरी पढ़ के आइडिया हो जाता है। लेकिन ईयर अगर आपको इनकेस याद नहीं रहता है तो मैं सजेस्ट करूँगी आप मत लिखिए। ठीक है, जैनेंद्र की रचनाओं पर गांधीवाद का बहुत प्रभाव पड़ा, ये आप लिख सकते हैं। ये अहिंसावादी और दार्शनिक थे मुख्य रूप से, तो ये कहानीकार थे, पर इन्होंने निबंध, उपन्यास और संस्मरण भी लिखे हैं। उसके नीचे आपके बुक में ही, ये मैं आईसीएसई का साहित्य सागर फॉलो कर रही हूँ, ऑब्वियसली आपको भी स्कूल में वही दिया गया होगा। ठीक है, तो उसके बाद उसके नीचे आपको रचनाएं दी गई हैं, आप पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट लास्ट लाइन है, इनकी कहानियों में कहानी कला को नया आलम मिला है, जिसमें वर्णन और विवरण की अपेक्षा चिंतन और विश्लेषण की प्रधानता है। ठीक है, तो ये था जैनेंद्र कुमार के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे स्टोरी, जो कि है अपना अपना भाग्य। चलिए आइए देखते हैं स्टोरी में क्या है। ओके, सो बहुत कुछ निर्देशों में घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। तो ये लोकेशन जो है वो है नैनीताल का लोकेशन, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक हिल स्टेशन की तरफ स्टोरी है, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है ऑब्वियसली। रुई की रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक होकर घूम रहे थे। ये एक आपको एनवायरनमेंट के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हल्के प्रकाश और अंधियारे से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर जरा अरुण पड़ जाते। अरुण का मतलब लाल। स्काई जब बहुत ठंड होती है, तो ये स्पेसिफिकली आपको हिल स्टेशन में ही मिलेगा। स्काई थोड़ा थोड़ा लाल लाल रेडिश कलर के हो जाते हैं, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। 5, 10, 15 मिनट हो गए, मित्र के उठने का कोई इरादा ना मालूम हुआ। मैंने झुंझला कर कहा, चलिए भी, ओ जरा बैठो, डॉट डॉट डॉट। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया तो और चारा ना रहा। सनक से छुटकारा पाने आसान ना था, और जरा बैठना भी जरा ना था। सनक मतलब धुन, पागलपन। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वो क्या है। मैंने देखा कि कुहरे की सफेदी से कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। ठीक है, तो कोई एक आदमी आ रहा था, तो उसने एज अ इंट्रोडक्शन, हम भी फटाक से अगर कोई आ रहा तो हम भी बोलते हैं कि हाँ कोई आ रहा होगा, कैजुअल है। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े वाला खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए हैं, जिससे कि हमें पता चल रहा है ये मेन प्रोटैगनिस्ट है, मतलब कहानी का एक मुख्य किरदार, जिसे आप बोल सकते हैं। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे, और वो ना जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। न दाया था न बाया था। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है। माथा जैसे कभी
सी झुर्रियाँ खा गई है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है लड़के के बारे में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वह हम ना देख पाया, वो जैसे कुछ भी ना देख रहा था, ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों ओर फैला हुआ कुहरा, ना सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई तो ही क्यों घूम रहा है? उसके मित्र ने उनसे पूछा, लड़के से। बालक मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। को कहाँ सोएगा? यही कहीं, ये कन्वर्सेशन है। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज कहाँ खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यो ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यही कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, वह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप है? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई भाई बहन से सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो लड़का अपने घर से भाग आया था, क्योंकि ऑब्वियसली गांव घरों में अभी भी ये ट्रेडिशन चल रहा है कि जितने बच्चे, मतलब फैमिली प्लानिंग, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग है वहाँ पर, इसीलिए जो कि है एम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम है, और फिर बच्चे को भी खाना नहीं दे सकते हैं। बाप भूखा रहता था, बाप के पास भी जो पिताजी थे उनके पास भी कोई काम नहीं था। माँ रोती थी, ऑब्वियसली अगर उनके बच्चे नहीं खाएंगे तो वो भी रोएंगे, और कई सारे भाई बहन थे। तो ऑब्वियसली ये आपका लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम है। इसीलिए ये लड़का को ऑब्वियसली किसी के घर में भी अगर ऐसा होगा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो भाग आया वहां से। उसके साथ एक और साथी था, लेकिन वह अब नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं क्या है। कहाँ गया? मर गया। बस जरा सी उम्र में इनकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। पूछा, मर गया? हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौट कर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। वकील साहब होटल के कमरे में उतर कर आए। कश्मीरी दुशाला लपेटे थे, अंडरलाइन इट। मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ठीक है, तो वो जो लड़का था उसके साथ जो आया था वो मर गया, क्योंकि साहब ने, जिसके पास वह काम करता था, उसने उसको मारा। ऑब्वियसली उसका कंडीशन अच्छा नहीं था, खाना वाना नहीं खाया था, तो इसलिए कमजोरी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और जो दोस्त था वो जो बोल रहे हैं कहानी का, वो बोलते हैं कि इतने छोटी सी उम्र में इनका मौत से सामना हो गया, राइट। उसके बाद वो लोग एक वकील साहब के होटल में गए। वकील साहब कमरे से उतर कर आए, कश्मीरी दुशाला लपेटे हुए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इससे रेफरेंस दे सकता है। ओ, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए ये लड़का है, कहाँ से लाए हो? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, ये बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से। लीजिए, लो जी, ये नौकर लो। मानिए तो लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब है। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर, मैंने मस्किटो नेट पर सोने झटपट चले गए। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक और बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पैर पर बदन से तीर लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास तो बहुत कम कपड़े हैं। ठीक है, तो ये वकील के सामने जा गए, जो का
सो ये वकील के सामने गए, दोस्त और जो कहानीकार है, मतलब जो नरेटर है, वो गए वकील साहब के पास क्योंकि उनको एक नौकर की ज़रूरत थी। लेकिन वकील साहब ने साफ मना कर दिया क्योंकि उन्हें पहाड़ी बच्चे शैतान लगते हैं, उन पर उनका विश्वास नहीं है। लेकिन जो नरेटर है वो हमें बोल रहे हैं कि ये बच्चा बदमाश नहीं है, लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं है। ये संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो फिर पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना, ठीक है। तो यहाँ पर सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो वो लड़का फिर चला गया हताश होकर, और ये दोनों भी होटल चले आए और रास्ते में बात कर रहे थे। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निचुराई करो या बेहाई, बेहाई मतलब बेशर्मी। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वो बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डिपाओ में नहीं आया। हम अपने नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म करने चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहे की जरूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही वह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वह जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चित्रों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस ये उपहार उसके पास छोड़ा था। अंडरलाइन, आदमियों ने उसके पास यही उपहार छोड़ा था। पर बताने वाले न बताए कि गरीब के मुंह पर छाती मुठ्ठियां और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। ठीक है, तो वो जो कहानी का जो स्टोरी बता रहे हैं कहानीकार, वो हमें बोल रहे हैं कि उसने लड़के को कहा था होटल में आने के लिए, जो कि होटल का नाम है होटल डिपाओ, ठीक है। लेकिन वो लड़का नहीं आया। अब ये दोनों भी उतने फिक्र नहीं किया, उतनी चिंता उन्होंने नहीं की। ऑब्वियस सी बात है, आजकल हम लोग यही गलती करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद उनको खबर मिली कि वही लड़का, वही 10 वर्ष का लड़का, वही कपड़े पहने हुए ठंडे से सिकुड़कर मर गया। और आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके लिए छोड़ा था। किसी ने उसे एक कंबल भी नहीं दी, ना उसके पास कोई अच्छा कपड़ा था जो उसको नहीं उसके पास कोई अच्छा कपड़ा था, और ना ही किसी ने दिया, ना ही उसने उसको किसी ने काम दिया, कुछ भी नहीं किया। इसीलिए वो ऑब्वियसली हिल स्टेशन में ठंड तो बहुत ही पड़ती है, और इसी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब कहानी का उद्देश्य क्या है, चलिए पढ़ते हैं। कहानी का उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि देश के सभी छोटे बड़े व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी कहानी का उद्देश्य आज के युग में व्याप्त स्वार्थपरता, मनुष्य की हृदयहीनता, संवेदनशीलता तथा गरीबी का चित्रण करना है। आजकल में जो प्रेजेंट ट्रेंड में जो स्वार्थीपन आ गया है, जो मनुष्य में जो हृदय है वो ना होने का मतलब होकर भी नहीं होने के समान है। इसी के बारे में कहानी जो लेखक है हमें बता रहे हैं। कहानी अत्यंत मार्मिक बिंदु मतलब बहुत ही इमोशनल नोट पर जाकर खत्म होती है, और ये स्पष्ट करती है कि आज के लोगों में दयालुता मतलब दया भाव तथा परोपकार जैसे मूल्य का अभाव हो गया है, जिसके कारण किसी मजदूर तथा दयनीय स्थिति में जूझते व्यक्ति की सहायता करने के बजाय उसकी स्थिति को अपना अपना भाग्य बताकर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। ये नहीं कि जाकर उसकी हेल्प कर दे, लेकिन हम ये करते हैं कि सबका अपना अपना भाग्य, हम बोलकर अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। अपना अपना भाग्य नहीं है, हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं। अगर आज हम उसकी हेल्प करते हैं तो ऑब्वियसली अगर फ्यूचर में अगर हमारे साथ कोई ऐसा कुछ घटना घटती है तो हमें भी वही हेल्प मिलेगी, राइट। दुनिया सर्कल है, अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी दुनिया सर्कल है, तो हम जो परोपकार करते हैं वो हमें वापस भी मिलता है किसी ना किसी रूप में। लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया ये भूल गई है, और ये दया भाव भूल गई है, परोपकार की भावना वो भी भूल गई है। अमीर लोग अपनी संपत्ति के कारण मौज उड़ाते हैं, उन्हीं दूसरों के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं होता है।
ऑब्वियस सही बात है, जो अमीर लोग हैं वो अपने मजे में रहते हैं, लेकिन कोई भी रास्ते पर गरीब बच्चे को या फिर बूढ़े को कोई भी कुछ नहीं करके देता। एटलीस्ट किसी तरह उसकी हेल्प की जा सकती है, बहुत वेज है, आपको बस कंडीशन को अच्छे से समझ कर उसकी हेल्प करना है, लेकिन ये कोई उठाता नहीं है। इसीलिए हम पढ़ते हैं, दैट इज हाउ एजुकेशन प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। देखिए हम ये स्टोरीज पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर भी ये भाव उठनी चाहिए कि यस उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें इसकी वैल्यूज भी लेने हैं। ठीक है, तो ये था स्टोरी अपना अपना भाग्य जैनेंद्र कुमार की तरह। बहुत ही शॉर्ट स्टोरी, बहुत ही इजी स्टोरी है। ठीक है, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप ज़रूर मेरे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, अगर आप मुझे पर्सनली जानना चाहते हैं, और नहीं तो आप कमेंट्स पर भी कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। दिस इज रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।